तो बच्चों मैंने आपको कहा था वो पढ़ के आना, और मैंने आपको ये बताया था कि हर उसके पीछे क्या होती है, हिस्ट्री। ये सिर्फ आज की कहानी नहीं है कि जो रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड करा, ये बहुत पुरानी कहानी। जैसे मैंने आपको इंडिया कश्मीर की कहानी सुनाई थी, वो आज की नहीं है कि आपने 5-10 साल में वो उन्होंने इतना हो गया। वो 1947 से ही चली आ रही है, राजा हरि सिंह के जमाने से। कहानी है क्या कि बच्चों 1991 तक एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था यूएसएसआर। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी? यूएसएसआर, जिसे हम बोलते हैं सोवियत यूनियन। इसे बोला जाता था क्या? सोवियत यूनियन। और उस सोवियत यूनियन में आज के टाइम की ये 15 कंट्रीज हैं जो आपके सामने हैं। रशिया, एस्टोनिया, लावटिया, ये सारी और कंट्रीज आप पढ़ोगे तो देखोगे एक कंट्री ही इसमें सबसे बड़ी है, जो कि कौन सी है? रशिया। देख रहे हो रशिया कितना बड़ा है, और ये छोटी छोटी कंट्रीज ये सारी पहले हुआ करती थी क्या? एक ही यूएसएसआर, सोवियत यूनियन। बट 1991 में ये टूट गई, और टूटने के बाद ये 15 कंट्रीज आई, जिसमें से सबसे बड़ी, पावरफुल और स्ट्रॉन्ग कंट्री कौन सी थी? अब हुआ क्या, यूएस को लगा टूट तो गई है, बट अब ऐसा ना हो रशिया धीरे धीरे इन कंट्रीज को, किसी को बहला के फुसला के, जो बहला के फुसला के नहीं माना, अटैक करके, डरा के, वापस क्या ना कर ले, अपने अंडर ना कर ले, अपनी टेरिटरी में ना ले ले। तो यूएस एंड यूरोपियन यूनियन ने एक चाल चली। क्या चाल चली? कि भाई उन्होंने एक नाटो बनाया। क्या बनाई एक ऑर्गेनाइजेशन? नाटो, NATO, नाटो। नाटो में उन्होंने कंट्रीज को ऐड करा, कहा हमारी मेंबर बन जाओ, और हमारा मेंबर बनने से आपको फायदा ये होगा, कल को कोई भी बड़ी कंट्री आप पर अटैक करती है तो हम सब पर अटैक माना जाएगा, और हम सब मिलके उसको रिटेलिएट करेंगे। ठीक है ना? हम सब मिलके उसको रिटेलिएट करेंगे। और आज के टाइम में 2022 में 30 कंट्रीज उसकी मेंबर हैं। एक्चुअल में देखा जाए ना, तो वो बनाई क्यों गई थी? ताकि रशिया इन छोटी छोटी कंट्रीज को अटैक करके अपने अंडर ना ले ले। क्या बात समझ में आती है? ये है नाटो की आज की सिचुएशन। नाटो में कितनी कंट्रीज मेंबर हैं तो आप देख सकते हो, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, पोर्टुगल, जर्मनी, पोलैंड, ये सारी की सारी कंट्रीज आज के टाइम में मेंबर है। देखो, रशिया के आसपास की सारी कंट्रीज को पकड़ रखा है। ठीक है ना? लातविया, एस्टोनिया, यूक्रेन को अब कह रहे हैं, बेलारूस को कर रहे हैं, इधर से टर्की ले लिया, जॉर्जिया, मतलब इन सबको कर रहे हैं। उधर से यूएस ने क्या करा, अपने आसपास की छोटी छोटी कंट्रीज को मेंबर बना लिया। मतलब यूएस ने दो चीजें करी, अपने आसपास की कंट्रीज को मेंबर बना लिया। क्यों? अगर उन पर अटैक होगा तो हम रिटेलिएट कर देंगे, मतलब हम अपने दुश्मन को वहां पे आने नहीं देंगे। अपने आप को स्ट्रांग कर लिया। और जो उनका सबसे बड़ा दुश्मन है रशिया, उसकी आसपास की कंट्रीज को भी मेंबर बनानी है, उनको वीक कर दिया। समझ रहे हो ना? अपने आप को स्ट्रांग कर लिया। नाटो का डबल फायदा उठाया उन्होंने। अपने आप को तो स्ट्रांग कर लिया, अपने आसपास कनाडा वगैरह उनको स्ट्रांग कर लिया कि आ जाओ, तुम सब आ जाओ। और रशिया को वीक कर दिया। वरना आप बताओ ना, यहां पे आने का तो यूएस, रशिया इस बात को बहुत बार बोल चुका है, यार हमारे आसपास क्यों आ रहे हो, अपनी बनाओ। जब मैं तुम्हारे पर अटैक करूंगा ना, तब मैं दिखा दूंगा मैं कितना पावरफुल हूं। तुम अपनी बना लो नाटो जितनी बने, मेरे आसपास की कंट्रीज को क्यों घेर रहे हो? रशिया ये बात 1991 से, जब से नाटो बना तब से बोलता आ रहा है। मतलब जब से सोवियत यूनियन अलग हुआ और इन्होंने नाटो बनाया, तब से बोलता आ रहा है अब तुम स्ट्रांग करो हमें, कहते हैं। तो यूएस ने अभी बताया था, अभी वॉर से अभी आज 12वां 13वां दिन है वॉर का, 10-12 दिन उन्होंने पहले ही बोला था कि भाई हम तो वर्ल्ड पीस चाहते हैं, छोटी कंट्रीज पर अटैक ना हो, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स हैं, उन पर कोई कब्जा ना कर ले, उन पर कोई अत्याचार ना करे, तो हम उन्हें क्या करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो ये मैं कह रहा हूँ, ये वो नहीं कह रहा। नेपाल को मेंबर बनाओ ना, बनाओ। भूटान को क्यों नहीं बनाते? श्रीलंका को बनाओ, मालदीव को बनाओ, इनको क्यों नहीं बना रहे? तुम्हें रशिया के आसपास कौन सी छोटी कंट्रीज दिख रही है जो यहाँ नहीं दिख रही? अच्छा बताओ, नेपाल भूटान से छोटी क्या है? बेचारों के पास आर्मी नहीं है। इनको बना लो ना अपना नाटो में मेंबर। इनको दो मॉक ड्रिल्स। नाटो का जब कंट्री मेंबर बनती है उनको मॉक ड्रिल्स करवाई जाती है, आर्मी ट्रेनिंग करवाई जाती है, एयरबेस दिया जाता है, वेपन्स दिए जाते हैं। इनको बनाओ ना। तुम्हें अपने आसपास की कंट्रीज दिख रही हैं और रशिया के आसपास की कंट्रीज दिख रही हैं। समझ रहे हो मेरी बात?
तो ये यूएस और यूरोपियन यूनियन की एक चलो चाल थी ताकि रशिया को वीक करा जा सके। सोवियत यूनियन की कंट्रीज को पहले यूएसएसआर क्या था, बहुत स्ट्रॉन्ग था, मैंने कहा 15 कंट्रीज, जब वो टूटी तो उन्होंने कहा दोबारा ना जुड़ पाए, इसलिए नाटो डाल दिया इन्होंने। अब बात करते हैं यूक्रेन और रशिया की। ये तो हिस्ट्री हो गई, जो मैंने आपको बताया था हिस्ट्री होती है किसी चीज के पीछे, हर चीज ऐसी नहीं। अब बात करते हैं यूक्रेन और रशिया के बारे में। ये दोनों एक ही कंट्री, अलग कंट्री बट बिल्कुल एक जैसी ना, ब्रदर, टू ब्रदर्स फ्रॉम अ सिंगल मदर, ऐसे कहते हैं ना ब्रदर, वैसी वाली सिचुएशन है इनके साथ। इनके अंदर सारी पॉलिसी, सारे फैसले, हर चीज जो इन्फ्लुएंस करता है वो कौन करता है कंट्री अलग, मैं नहीं कह रहा कंट्री अलग अलग, बट पॉलिटिकल पार्टी जो सब कुछ है वो कहां से इन्फ्लुएंस हो रही है, ब्रेन मास्टरमाइंड कौन बैठा है, वो पुतिन बैठा है, रशिया बैठा है। इनकी दोस्ती के आपको दो एग्जाम्पल, रिलेशन के इनके दो एग्जाम्पल बताता हूं, उसी से आप समझ जाओगे। रशिया गैस सप्लाई करता है यूरोपियन कंट्रीज को, अप्रोक्सीमेटली 35% सप्लाई अकेला रशिया करता है यूरोपियन कंट्रीज को, यूएस वगैरह को सब। उसकी पाइपलाइन यूक्रेन से होकर जाती है, यूक्रेन देख रहे हो, यहां से होकर ही जाती है। मतलब ये यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, पोलैंड, नॉर्वे, इन सबको क्या सप्लाई करता है, गैस। और उसकी देख लो पाइपलाइन कहां से होकर जाएगी। तो कायदे में रशिया को यूक्रेन को रेंट देना चाहिए कि प्रॉफिट में हिस्सा देना चाहिए, एक भी रुपया नहीं देता, एक भी रुपया नहीं देता। कहता जी कोई पैसा नहीं है, हम हैं तो हम बैठे तो हैं। ये तो हो गया पहला एग्जांपल, रिलेशंस का बता रहा हूं। दूसरा एग्जांपल बताता हूं बच्चों। 1996 में इन्होंने एक क्या करा, ट्रीटी करी। ट्रीटी में क्या करा, ट्रीटी में इन्होंने ये कहा हम बैठे हैं, आप टेंशन मत लो, सारे न्यूक्लियर वेपन्स हमें दे जाओ। यूक्रेन में सारे न्यूक्लियर वेपन्स किसको देगा ये, रशिया को देगा, सारे तुम रख लो, हमें नहीं चाहिए। सोचो अगर आज के टाइम पे उनके पास वो न्यूक्लियर वेपन्स होते जो उनके पास थे, तो आज वॉर का चेहरा ही, मैं कह रहा हूं भले ही कम थे तो ना, हम एक भी चला देते तो तुम्हारे लाखों तो मार ही देते, बट न्यूक्लियर वेपन्स भी किसको दिया है, रशिया को दिया। तो आप सोचो इनकी दोस्ती कैसी होगी कि इन्होंने इतनी हद तक डिसीजंस अपने दिए। ये दो डिसीजंस बता रहा हूं जो आपको इनके रिलेशंस के बता रहे हैं। यहां तक बात समझ में आई, ये दो चीजें हैं इनके रिलेशंस के बारे में। अब आते हैं प्रेजेंट सिचुएशन। प्रेजेंट सिचुएशन भी आज से स्टार्ट नहीं हुई, ये हुई 2013 से। कब से हुई, 2013 से। जो ये यूक्रेन है ना, ये यूक्रेन दो लोगों में डिवाइडेड है, दो तरह के लोग रहते हैं यहाँ पे। एक है प्रो रशियन, जो रशियंस को ही सपोर्ट करते हैं, कहते हैं रशियंस की पॉलिसीज वगैरह सब कुछ ओके हैं, इन्हीं के इन्फ्लुएंस में हमें चलना चाहिए। और एक है यूक्रेनियंस, तो इतना ज्यादा उसको लाइक नहीं करते, उनको ऐसा लगता है कि जो पॉलिसीज हैं वो फेवर करती हैं किसका, रशियंस का, प्रो रशियंस का, हमारा नहीं करती। वो थोड़ा सा अंदर खाते परेशान है। ठीक, 2013 में यूरोपियन यूनियन और यूएस ने उस टाइम के यूक्रेनियन प्रेसिडेंट को बुलाया, जो थे मिस्टर विक्टर, आओ जी हमारे पास बैठो, और इनको ऑफर करा आपको हम अपने यूरोपियन यूनियन यूएस के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब आप हमारे साथ जितना मर्जी ट्रेड करो, कोई टैक्स नहीं, कुछ नहीं, खुल के ट्रेड करो। सोचो आपको एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मिल जाए यूएस के साथ, कुछ भी सप्लाई करो, आप सोचो बल्ले बल्ले है, कोई रूल्स नहीं, कुछ नहीं, जिसको मर्जी सामान बेचो, एवरीथिंग ओपन। मिस्टर विक्टर भाई साहब मना करके आ गए, कहते जी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि उसे पता है अगर उनके साथ कुछ करा तो उधर रशिया के साथ क्या हो जाएगी, दुश्मनी। और सब कुछ तो चल किसके बस में रहा है, रशिया के बस में। बट ये एक स्टेप जो था वो यूक्रेनियंस को बिल्कुल पसंद नहीं आया। प्रो रशियन सब फिर से खुश थे, बढ़िया, बट यूक्रेनियंस इस बार चुप नहीं बैठे और उन्होंने पूरी कंट्री में स्ट्राइक्स और प्रोटेस्ट कर दिए, दंगे, स्ट्राइक्स, प्रोटेस्ट। और वो इतने बढ़ गए कि मिस्टर विक्टर का असैसिनेशन होने का नौबत आ गई थी, मतलब मिस्टर विक्टर को मार देंगे। फिर रशियंस ने अपनी खुफिया एजेंसी के तहत, मतलब उसकी हेल्प से, मिस्टर विक्टर को कहाँ बुला लिया, रशिया बुला लिया, और उनकी सरकार यूक्रेन में गिर गई। 2014 में इलेक्शंस हुए, फिर सरकार बनी, और अब की बार जो सरकार आई वो ये बात जानती थी कि अगर हमने ज्यादा रशिया को सपोर्ट करा,
जो आज तक होता आ रहा है 1991 से। तो हमारी सरकार ज्यादा दिनों तक, आप सोचो ना, अगर इंडिया में कोई ऐसी सरकार है जो चाइना और पाकिस्तान की दलाली करे, कितने दिन तक चल जाएगी वो? कितने दिन तक वो सरकार चल जाएगी? गिरना ही पड़ेगा उसे साल 2 साल के अंदर अंदर। शुरू में केजरीवाल बहुत बोल रहा था, आपको याद होगा जब उरी स्ट्राइक हुई, उरी का स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, तो केजरीवाल ने कहा प्रूफ दो। पर वो समझ गया कि अगर आर्मी के ऊपर सवाल उठाया तो दिल्ली वाले भी नहीं छोड़ेंगे। फिर आपने देखा होगा, अब रीसेंट टाइम में वो नहीं बोलता कुछ भी। रीसेंट 2 साल में आपने नोटिस किया होगा वो कुछ नहीं बोलता। उस टाइम पे बड़ा बोलता था। तो वही वाली चीज है, वो वहां पे भी यूक्रेनियन समझ गए कि भाई अब अगर हमने प्रो रशियंस को या रशियंस को ज्यादा सपोर्ट किया, दिक्कत आएगी। और इसका एक एग्जांपल आपको वैसे ही बता देता हूँ कि अब इनके रिलेशंस में खटास आनी चालू हो गई जैसे ही इनकी सरकार बनी। इन्होंने रशिया से कहा उस गैस पाइपलाइन का $30 बिलियन हमें रेंट चाहिए, जो फ्री में चली आ रही थी। अब क्या चाहिए? तो रशिया समझ गया अब ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा, और धीरे धीरे इसका रुझान किसकी तरफ जा रहा है? यूरोपियन यूनियन, यूएस की तरफ जा रहा है, और वहीं जाएगा। फिर जो इनकी पॉलिसीज आई वो भी ऐसी आई जो कि किसको फेवर कर रही थी? यूएस, यूरोपियन यूनियन, यूक्रेनियन। वो धीरे धीरे बात समझ रहा था कि अब ये जो चीजें हैं हमारी यूक्रेन के साथ बिगड़ रही हैं। और इसका ताबूत में आखिरी कील घुसी 2021 में। धीरे कील तो वो मार ही रहे थे, बट आखिरी कील उन्होंने मारी जब उन्होंने कहा हम नाटो का मेंबर बनना चाहते हैं। क्योंकि नाटो का मेंबर अगर यूक्रेन बनता है तो आप देखो ना, बाउंड्री सट रही है। आप सोचो ना, मैं कह रहा हूं हमारे हमारी उधर की तरफ वैसी पागल ऊपर बैठे हुए हैं, ये देख रहे हो, यहाँ पे वैसी बैठे हुए हैं। यहाँ पे आप मान लो ये यूएस बैठी हुई है, अब इन कंट्रीज नहीं बैठी हुई, यहाँ पे कौन बैठा हुआ है? यूएस बैठा हुआ है। और यूएस के साथ में 30 नाटो मेंबर्स बैठे हुए हैं, पहले ही बैठे हुए हैं मेरे सर पे। मेरे सर पे ऑलरेडी पाकिस्तान और चाइना बैठे हुए हैं इंडिया के। अब सोचो नीचे लंका और उधर नेपाल की साइड में भी कौन आ जाए? पाकिस्तान और चाइना आ जाए, तो कितनी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो हर तरफ से घेर लेंगे। इनकी कंट्री और इनके बीच में 250 किलोमीटर का एक बॉर्डर का रेंज है। 250 किलोमीटर क्या है? ये आर्मी के लिए 250 किलोमीटर कुछ नहीं है, तुम्हारे लिए बहुत है, आर्मी के लिए तो कुछ नहीं है। अगर वो यूक्रेन को भी ले लेते हैं, यहाँ पे फिर एयरबेस बनेगा, और देखो यूक्रेन का लैंड भी इनसे ज्यादा है, आर्मी बैठेगी, डिफेंस बनेगा, सब कुछ बना देंगे। इन्होंने वार्निंग दी, ये मत करना, ये गलती मत करना। इन्होंने कहा, अब की बार रशिया ने ओपन वार्निंग दी थी इन्हें। इन्होंने वार्निंग ये दी, देखो जी नाटो के सारे तुम बनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारी आसपास की सारी कंट्रीज नाटो से बाहर करो। इन्होंने वार्निंग दी थी नाटो और यूएस को, हमारी सारी कंट्रीज क्या करो, इधर की अपनी यूरोपियन बनाओ, उधर यूरोपियन बनाओ, हमें उससे कोई मतलब, हमारी बाहर करो। पहली, यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं बनेगा। दूसरी, इन्होंने दो डिमांड्स कह लो, दो वार्निंग्स कह लो, ये रखी नहीं। अगर आप देखोगे तो ये दोनों डिमांड यूक्रेन से नहीं रखी गई, ये किससे रखी गई? नाटो से और यूएस से। नाटो का बैक हैंड तो यूएस ही है ना, मैं नाटो बोलूं तो बैक हैंड समझ लो यूएस और यूरोपियन यूनियन। ये छोटी छोटी कंट्रीज क्या कर लेंगी? ये पोर्टुगल, स्पेन ही क्या है, कुछ नहीं, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम। तो बैक हैंड में डिमांड ये उनसे थी। यूक्रेनियंस तो बलि का बकरा बन गए, और यूएस ने आपको पता ही क्या कहा होगा उस डिमांड के ऊपर, नहीं। और जो बाइडेन वॉर स्टार्ट होने से 2 दिन पहले कह रहा है कि रशियन एक एग्रेसर है, रशियन एक एग्रेसर है, और हम आएंगे बीच में, हम आएंगे बीच में। आप सुनना जो बाइडेन की स्पीच, उसने कहा है कि रशियन इज एन एग्रेसर, एंड अगर इस टाइम ऐसा कुछ हुआ देन वी विल आल्सो रिटेलिएट। अरे भाई, जब तुम जानते हो रशियन एग्रेसर है तो क्यों उसका एग्रेशन टेस्ट कर रहे हो? क्यों उनसे पंगेबाजी ले रहे हो? और एट लास्ट ये लोग ड्रिल्स करवाते रहे ये कहकर कि हम अटैक नहीं करेंगे, हमने सिर्फ वार्निंग इशू कर रखी है, और सडनली इन्होंने एक अटैक करा ये कह के कि हम यूक्रेनियंस को क्या कर रहे हैं, यूक्रेन को डीमिलिटराइज कर रहे हैं। इन्होंने ये कहा हम कब्जा नहीं कर रहे। कब्जा समझते हो, एक तो कब्जा कर लिया, हम डीमिलिटराइज कर रहे हैं, अपने कंट्रोल में ले रहे हैं, मिलिट्री हटा देंगे, अपनी मिलिट्री बिठा देंगे, बात खत्म। और जब हमला कर दिया, जब क्या कर दिया, हमला, तो जब इन्होंने कहा यूक्रेन ने कि भैया नाटो को भेजो, यूएस को भेजो, तो नाटो ने कहा एक, अगले जब हमला हो चुका था पहले दिन, तो दूसरे दिन नाटो की मीटिंग, नाटो के चीफ बयान दिया कि भैया
वो मेंबर थी थोड़ी ना हमारी, होती तो हम आते, अभी बनी थोड़ी ना है, बनती तो आते। उन्होंने सच में यही बोला, मतलब आप ये सोच रहे हो, उन्होंने सच में बोला कि यूक्रेन इज नॉट प्रेजेंटली अ मेंबर, हम कुछ नहीं कर सकते, हम अपनी फोर्सेस को यूक्रेन में नहीं भेज रहे हैं। तो बात ये है, फिर अगेन वही बात, यूएस वर्ल्ड पीस की बात करता है। भाई वर्ल्ड पीस अफगानिस्तान के टाइम पे कहाँ गई थी? तुम जहां पे अफगानियों को छोड़ के भाग गए, तो मर जाओ तुम सारे के सारे। पहले तो तुमने अपनी फोर्सेस बिठा रखी थी, जब हमला हुआ भाग गए। सेम यूक्रेन के साथ, पहले तो फोर्सेस बिठा रखी थी, तुम भाग गए। ये तो हो गई रशिया यूक्रेन की सिचुएशन। अब आते हैं इंडिया का क्या स्टैंड है इनके साथ। इंडिया तो भाई रशिया को सपोर्ट कर रहा है, इंडिया इज सपोर्टिंग रशिया। भले ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी में जब वोटिंग हुई, तो इंडिया ने सपोर्ट भी नहीं करा और अगेंस्ट में भी नहीं। तो आपको ये सपोर्ट कैसे है? इस वक्त उनके अगेंस्ट में ना जाना ही सपोर्ट है। दो लोग मान लो कोई गेम खेल रहे हैं, आप एक को चीयर अप भी मत करो और उसके अगेंस्ट में भी मत बोलो, कोई उसके लिए सपोर्ट है। आप उसके अगेंस्ट बोलोगे वो क्योंकि इस वक्त ऑलरेडी सारे लोग अगेंस्ट ही बोल रहे हैं। अगर आप देखोगे सैंक्शंस के बारे में सब लोग अगेंस्ट हैं। ओलंपिक वालों ने कह दिया जी इनको नहीं खिलाएंगे हम, ठीक है ना। जो विंटर ओलंपिक चल रहे हैं ना, चाइना विंटर ओलंपिक चल रहे हैं, तुम लोगों ने तो पढ़ा ना करंट अफेयर में, चाइना विंटर ओलंपिक चल रहे हैं। उन्होंने कह दिया जी आप जो रशिया के वहां पे ओलंपिशियंस आए हुए हैं, कहते जी आप रशिया का मैप लेके, रशिया का फ्लैग लेके नहीं खेलोगे, इंडिविजुअल खेलना है। अर्जुन अर्जुन है, अर्जुन फ्रॉम रशिया नहीं है। अर्जुन फ्रॉम रशिया चाहिए तो वापस चले जाओ। तो ओलंपिक कमेटी ने बॉयकॉट कर दिया, फीफा वर्ल्ड कप ने बॉयकॉट कर दिया, फुटबॉलर सारी टीम्स ने ऑलरेडी बॉयकॉट कर दिया है, सारी बिजनेसमैन ने, सब चीजों ने जहां पे भी इनकी प्रॉपर्टीज थी बॉयकॉट कर दिया है। जो भी इनकी शिप, सबमरीन, क्रूज हैं डिफरेंट, वो जहां पे भी अगर अदर कंट्रीज में थे, उन्हें जब्त कर लिया जी, आ जाओ ये हमारी हो गई अब। तो मतलब बहुत बॉयकॉट रशियंस का किया गया। बट एट लास्ट मैं कहना यही है कि इंडिया तो फुल सपोर्ट में है। रीजन ही बताता हूँ, आप ये मत सोचना, रीजन बताता हूँ। रीजन अगेन हिस्ट्री से आता है, ऐसा नहीं है कि हमें पसंद आ रही है वो चीज, हिस्ट्री है उसके पीछे। आज तक जब भी यूएनएससी में वोटिंग हुई इंडिया के किसी प्रस्ताव पर, 7 बार ऐसा हुआ है, और रशिया सपोर्टेड ऑल 7 टाइम। रशिया हमारे साथ 7 बार खड़ा था। इसके 2 प्राइम एग्जांपल्स बताता हूँ। एक तो जो हमारा पोखरान मूवी में टेस्ट हुआ, न्यूक्लियर टेस्ट, एवरीबडी वाज अगेंस्ट, रशिया एंड फ्रांस हमारे साथ था। रशिया एंड फ्रांस ने कहा इनको हक है न्यूक्लियर स्टेट बनने का, जब इसके आसपास की कंट्रीज न्यूक्लियर स्टेट है तो ये क्यों नहीं बनेगी। और इससे भी बड़ा एग्जांपल बताता हूँ, ये तो छोटा एग्जांपल हो गया, इससे बड़ा 1971 में जब पाकिस्तान ने इंडिया पर हमला करा था, तो अकेला पाकिस्तान नहीं था। उस टाइम पे जब पाकिस्तान हारने लगा था, तो यूएस आर्मी, चाइनीज आर्मी और इनकी 3 और एसोसिएट कंट्री इंडिया पर अटैक करने आ रहे थे। पाकिस्तान ने कहा कि हम तो हार चुके हैं, हम तो सरेंडर कर रहे हैं। लिबरेशन चल रही थी वो बांग्लादेश की, इंदिरा गांधी ने कहा था बांग्लादेश अलग बनाएंगे, जब उन्हें इतना परेशान कर रहे हो तुम लोग। यूएस कह रहा था हम नहीं बनने देंगे बांग्लादेश को अलग। जब ये हारने लगे, इन्होंने कहा हमारा तो सरेंडर का मौका आ गया, उन्होंने कहा टेंशन मतलब हम आ रहे हैं। तो ये 5 कंट्रीज इंडिया पर अटैक करना आ रही थी, और वो एक तरह से अब वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता था। अगर एक भी मिसाइल उनकी तरफ से आता तो वर्ल्ड वॉर 3 हो जाता। भाई 10-12 कंट्रीज बड़ी बड़ी जुट गई, वर्ल्ड वॉर 3। कोई नेपाल और इनसे वर्ल्ड वॉर 3 थोड़ी ना होगा, इनके पास तो आर्मी नहीं है। तो वर्ल्ड, रशिया ने अपने क्रूजर, सबमरीन, डिस्ट्रॉयर्स इंडियन वाटर्स में भेजे और खड़े कर दिए सामने, जी आ जाओ, अगर यहां पर अटैक होगा तो हमसे भी सामना करना पड़ेगा। और इन्होंने छुपा के नहीं खड़े करे, इन्होंने ओपन वाटर्स में खड़े करे। इन्होंने अपनी सबमरीन्स को भी सरफेस कर लिया कि दिख जाए तुम्हें हम खड़े हैं। और जैसे ही यूएस ने आते हुए देखा कि रशियन सबमरीन्स खड़ी हैं, पलट, वो पलट के चले गए। रशिया जैसे यूएस गया, चाइना गया, बाकी सारे तो वैसे ही भग जाने थे, सब भाग गए। और फिर एट लास्ट आपको पता ही है, सबसे बड़ा सरेंडर, 80,000 पाकिस्तानी सोल्जर सरेंडर। तो ये रशिया का स्टैंड था इंडिया के लिए, ठीक है ना। तो आज के टाइम में क्यों ना ले। और फिर आता हूं, चाइना के स्टैंड ले रहा है। भाई चाइना को भी आने वाले टाइम में ताइवान को ऐसे ही करना है, उनने भी ताइवान को पेलना है।
वो भी पेलेगा ऐसी। आने वाले टाइम में हो सकता है, मैं इस बात की कमिटमेंट नहीं दे रहा, मैं मेरे कंट्रोल में नहीं है, इंडिया भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को पेल सकता है, इन्वेड कर सकता है। अगर अपोजिशन साथ दे तो ये पोक पे इन्वेजन कर सकते हैं। वो आर्टिकल 370 में इतना रोने लगे। भाई अगर आप बीइंग अ इंडियन देखो तो हम तो चाहते हैं कि पोक पे इन्वेड करो और हमारे अंडर करो उसे। ये बेकार के क्यों टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं? जितना इन्वेजन में नुकसान होगा वन टाइम, वो हर 10 साल में हो रहा है। इन्वेजन के टाइम में मान लो 10,000 लोग मर जाएंगे, वो हर 10 साल में मर रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात? बस वो है कि वो एक टाइम पे हो जाएगा। अब अगर आप मेरा ओपिनियन मानो इस सिचुएशन में, तो अगर देखा जाए जियो पॉलिटिक्स के ग्राउंड्स पर रशिया सही है, क्योंकि मैंने आपको बताया हमें भी करना है। कोई भी कंट्री ये नहीं चाहेगी कि मेरे आसपास दुश्मन कंट्रीज बैठे। अगर कल को नेपाल और श्रीलंका पाकिस्तान या चाइना को अपनी आर्मी डिप्लॉय करने की परमिशन देता है, हम होने से पहले हमला करेंगे, हमें करना पड़ेगा। जियो पॉलिटिक्स यही कहता है, जियो पॉलिटिक्स। बट अगर दूसरा ग्राउंड देखा जाए जो आ जाता है इमोशनल ग्राउंड, ह्यूमैनिटी, तो वहां पे तो सब गलत है। मैं वहां पे तो कहता हूँ वहां पे तलवार बनाना भी गलत है, गोली बनाना भी गलत है, बनाओ भी क्यों? ह्यूमैनिटी के लिए तो वो भी गलत है। ये समझे मेरी बात? तो जियो पॉलिटिक्स के नजरिए से देखा जाए तो भले ही वर्ल्ड इनको गलत कह रहा हो, बट अगर आप हिस्ट्री पढ़ो, प्रेजेंट पढ़ो और फ्यूचर पढ़ो, तो रशिया ठीक कर रहा है भाई। कोई कंट्री कंट्री छोड़ो, हम बीइंग अपने घर में भी आसपास दुश्मन को नहीं बैठने दें। क्या बात समझ में आती है ना? तो जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से रशिया बिल्कुल ठीक कर रहा है, और ह्यूमैनिटी के हिसाब से तो आप कुछ भी कह लो। और इन फ्यूचर हम भी ये चाहते हैं कि कश्मीर हमारा पूरा हिस्सा बने, तो शायद हम भी इन्वेड करेंगे। क्या बात समझ में आती है? इसके बारे में कुछ पूछना है? ये है हमारी पूरी सिचुएशन।